चलो चलो अब सुनो। अब देखो, अब एक तो अब है ना, देखो अकाउंट्स का जो मैं सिलेबस लिखवा रहा हूँ, पेपर पैटर्न पूरा समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना? तो लिखो आप लोग, 12th अकाउंट सिलेबस लिखेंगे सब लोग, अब बातें नहीं। यार एक लाइट विजिबिलिटी है, वाइट करूं इसको? अब बातें नहीं प्लीज। अब देखो, 12th अकाउंट सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। अब देखो, एक तो कॉपी बिल्कुल फ्रेश बनाएंगे सब लोग, ठीक है ना? अब क्या सिलेबस और पेपर पैटर्न है, अब सब लोग ध्यान सुनना, बातें नहीं करोगे, है ना? देखो, अब आपका जो पेपर है बोर्ड के अंदर, वो टोटल पेपर 100 मार्क्स का है। इस 100 मार्क्स में दो पार्ट हैं, 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। सब लोग एक बार इधर ध्यान देना। देखो, टोटल जो पेपर है वो 100 मार्क्स का पेपर है। इस 100 के अंदर देयर आर टू पार्ट्स, वन इज 80 एंड अनदर इज 20। अब जो आप 3 आवर्स का पेपर लिखते हो बोर्ड के अंदर, वो जनरली 80 मार्क्स वाला होगा। और ये जो 20 मार्क्स हैं, ये आपका प्रैक्टिकल है। बट बिजनेस और इको में आपको 20 मार्क्स में सिर्फ फाइल बनानी है। अकाउंट्स के अंदर जो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 12, 4 एंड 4। मेरी बात फिर सुनना। अकाउंट्स के अंदर जो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3, 12, 4 एंड 4। अब ये जो 12 मार्क्स है, ये आपका बोर्ड एग्जाम का रिटर्न टेस्ट होता है। मतलब जब आपका प्रैक्टिकल की डेट आएगी तो आपको उस दिन जाना पड़ेगा, और स्कूल के अंदर 12 नंबर का एग्जाम होता है। बोर्ड की कॉपीज में एग्जाम होता है, जो वापस बोर्ड में जाती है कॉपीज। 4 मार्क्स का आपका वाइवा होता है, एंड 4 मार्क्स इज योर प्रोजेक्ट फाइल। वाइवा एक्सटर्नल आता है, बोर्ड की तरफ से एक्सटर्नल पॉइंट होते हैं, एक्सटर्नल के वो स्कूल सेंटर पे जाके एक्सटर्नल आते हैं, वो आपका वाइवा लेते हैं, ठीक है ना? एंड ये स्कूल में होता है। ये 20 मार्क्स वाला आपका स्कूल में होगा, और ये 80 मार्क्स आपका बोर्ड सेंटर पे होगा। प्रोजेक्ट फाइल भी स्कूल में, यहां पे सबमिट करना, यहां से स्कूल में चली जाएगी, ठीक है ना? जो भी करेक्शन होंगे आपको अपडेट हो जाएंगे। तो 100 में से 80 मार्क्स का बोर्ड का सेंटर पे एग्जाम होगा, 20 मार्क्स में 12, 4 और 4 का ब्रेकअप है। आई बात समझ में? सबको क्लियर है? अब ये सबने नोट कर लिया क्या? ये नोट कर लो एक बार, अब ये नोट कर लो फटाफट एक बार। 100 में 80, 20, 20 में 12, 4 और 4। प्री बोर्ड के नंबर नहीं छूटते कभी भी। प्री बोर्ड के आपके नंबर कभी भी नहीं छूटते हैं ना, बस प्री बोर्ड आपका परफेक्शन है, बोर्ड के अंदर प्री बोर्ड के नंबर नहीं छूटते हैं। नहीं, प्री बोर्ड के नंबर नहीं जुड़ते हैं। बट ये ध्यान रखना, आपका ये जो 20 मार्क्स है ना, ये 20 मार्क्स काफी कुछ आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। हाँ, मतलब आप बोर्ड में, प्री बोर्ड में कैसा परफॉर्म करो, सब मार्क्स अलॉट होते हैं। देखो मैं तो बैठा हूं, बट है ना, आपको भी एफर्ट डालना पड़ता है वहां, वरना एक्सटर्नल से नंबर दिलाना बहुत भारी पड़ता है। एक्सटर्नल क्या करता है, 3 क्राइटेरिया सेट कर देता है मार्क्स के। मैं आपको बताता हूँ, लास्ट टाइम जैसे अभी जो एग्जाम हुआ था ना, एक्सटर्नल ने मेरे को 4 फिगर दे दिए थे कि सर 15 से लेकर 20 नंबर तक आप दे दो बच्चों को। अब मैं बोला मैं सबको तो 20 दूंगा नहीं सर, 15 से लेकर 20 तक दे दो। अब वो बोलता है जो सबसे वीक बच्चा है उसको 15 नंबर करो आप, फिर जो सबसे अच्छा है उसको 20 कर दो सर। अब वो भी जज करता है वाइवा के अंदर। आप मान लो कुछ भी नहीं बोलोगे और मैं बोलूं 20 कर दो, तो फिर वो नाटक करता है एग्जाम नंबर देने में। तो आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हम कुछ नहीं करें हमको 20 ना 20 मिल जाए, ठीक है ना? ठीक है, वो एक स्कूल की तरफ से बेनिफिट होता है कि ठीक है बोर्ड ने आपको 20 नंबर का बेनिफिट दिया, कोई बच्चे को नंबर कम देते नहीं है। बट आप सोचो हम तो कॉपी में लिखेंगे ही नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, तो फिर क्या दिक्कत आती है नंबर फिर वो। और कभी कभी एक्सटर्नल अगर स्ट्रिक्ट आ जाता है, तो एक्सटर्नल कैसा आएगा हमको नहीं पता, कभी एक्सटर्नल बहुत स्ट्रिक्ट आ जाता है तो नंबर देना नाटक बहुत करता है। इस बार लास्ट टाइम हमारा जो अभी बच्चे जो 12th का बैच पास आउट है, उसमें पी का एक्सटर्नल बहुत स्ट्रिक्ट था,
तो हमको बहुत दिक्कत आई फिर नंबर दिलवाने में। तो आप कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। दूसरी बात क्या होती है, अब ये जो 80 मार्क्स हैं, आपको पासिंग इंडिविजुअल चाहिए। मतलब जैसे मान लो कोई बच्चा है, 100 में से उसके 33% पासिंग होते हैं। अब अज्यूम करो उसको 20 में से, होता क्या है मैं आपको सिचुएशन बताता हूं। मतलब यहां जो ये 20 नंबर का मैंने आपको बताया, इस 20 में से तो मान लो मैंने किसी बच्चे को 19 नंबर दिलवा दिए। अब उस बच्चे ने, देखा जाए तो मार्कशीट में 20 में से कितने आए, आपका थ्योरी नंबर अलग आएगा, प्रैक्टिकल के नंबर अलग आते हैं। मार्कशीट भी इस पैटर्न पे आएगी बोर्ड की, 80-20 में आएगी आपकी। अब यहां तो 20 में से 19 आ गए, और यहां जब उसने 80 नंबर का एग्जाम दिया तो 10 नंबर आए उस बच्चे के। ऐसी सिचुएशन हो जाती है, पता है। मतलब 80 में से 10 आए और 20 में से कितने आ गए, 19। अब ये बच्चा फेल हो जाएगा। टोटल 29 हुआ। अब मान लो एक बच्चा ऐसा है जिसके 80 में से लेट से 20 नंबर आए, और इधर 20 में से कितने आए, 19। तो देखा जाए तो 100 में से कितने हो गए, 39। ये भी फेल है। ये फेल क्यों, क्योंकि इधर भी उसको इंडिविजुअल पास होना जरूरी है, इधर भी 33% मार्क्स चाहिए। आपको ओवरऑल 33 नहीं चाहिए, आपको 80 में से भी 24 मार्क्स चाहिए। 80 का 30% 24, 27 चाहिए। तो 80 में से भी 27 नंबर चाहिए, और इधर 20 में से भी 19 नंबर चाहिए पास होने को। 20 में से मतलब 33%, 7 नंबर इधर भी चाहिए। आप ऐसा सोचो कि मैं इसमें तो बहुत अच्छे नंबर ले आऊं और इसमें कुछ भी नहीं करके आऊं, तो आपको उधर भी 33% अलग चाहिए पास होने के लिए। दोनों क्लब होकर 33% काउंट नहीं होगा, इंडिविजुअल 33% काउंट होता है। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप सिस्टम। हाँ, 20 में तो 33% आ ही जाते, कोई बच्चा फेल नहीं होता, बट उधर फेल हो जाते, वहां तो खुद को ही करना पड़ेगा ना, वहां हम थोड़ी ना आएंगे सेंटर पे। तो वहां 80 में से 27 नंबर चाहिए पास होने के लिए आपको। मेरी बात समझ गए आप। तो इंडिविजुअल पास होना जरूरी है, ठीक है ना। आपके भले ही 100 में से 39 है, बट आप फेल कहलाओगे, यहाँ कंपार्टमेंट लग जाएगा आपका अकाउंट्स के अंदर। फिर क्या होता है, अगर कंपार्टमेंट लग जाता है तो ये 19 मार्क्स तो एज इट इज कैरी हो जाते हैं, बट आपको वापस वहां 80 में 27 लाना है। अब मान लो कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री आ गई, कंपार्टमेंट का मतलब सप्लीमेंट्री, आपके बोर्ड में सप्लीमेंट्री आई, और आप अकाउंट्स के अंदर वापस आप 27 मार्क्स नहीं लेके आ पाए सप्लीमेंट्री में, तो आप फेल हो जाओगे। फिर आपको अगले साल सारे पेपर रिपीट करने पड़ेंगे, और प्रैक्टिकल वापस नहीं होगा आपका। फिर क्या होगा, ये जो प्रैक्टिकल मार्क्स है एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, और स्कूल नहीं होता है। फिर डायरेक्ट प्राइवेट बेसिस पे आप अपने बोर्ड फॉर्म भरोगे, स्कूल नहीं मिलेगा अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है। ये बोर्ड का सिस्टम होता है। मतलब इन केस आप बोर्ड फेल हो जाते हो तो आपको स्कूल अलॉट नहीं होता है, आप अपने लेवल पे खुद फॉर्म भरो, और खुद आपको जो अगले साल 12th की जो डेट्स, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जो 12th की डेट्स आएगी, उसमें आपको जाके एग्जाम देना होगा। आई बात समझ में। तो ये सिस्टम होता है इन केस द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू क्लियर बोर्ड एग्जाम्स। मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री मिलती है। सप्लीमेंट्री मैक्सिमम कितना सब्जेक्ट मिलती है, 2 से ज्यादा है तो आप फेल हो जाओगे, फिर सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होगा 3-4 में सप्लीमेंट्री होगी, मैक्सिमम सप्लीमेंट्री से 2 सब्जेक्ट में मिलती है। आई बात समझ में। ये सिस्टम है सीबीएसई बोर्ड का। गेटिंग माय पॉइंट। तो अपने को खैर ये तो सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। ये चीज तो कहीं दिमाग में आई थी, अपन कहा तो 90 की बात करें, कहाँ ऐसी। बट मैंने, मेरा ड्यूटी था आपको रूल बताना, मैं रूल बता दिया आप लोगों को। आई बात समझ में। ये रूल होते हैं बोर्ड्स के, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो 80 मार्क्स है, ये 3 आवर्स का पेपर होता है। इस 3 आवर्स का पेपर का क्या वेटेज है, क्या सिलेबस है, हम लोग वो लिख लेते हैं एक बार। आप लोगों ने ये नोटिंग कर लिया, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में सिलेबस वेटेज, सिलेबस कंटेंट लिख लो, सिलेबस कंटेंट। अब कंटेंट लिखेंगे सब लोग, क्या कंटेंट है आपका। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है अपनी, 3, ठीक है ना। अब जो बुक नंबर 1 है लिखेंगे आप पार्ट ए। पार्ट ए का नाम है पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स। अब है ना बेटा, एक चीज समझना, ईएस के अंदर जो ऑथर है ना, उसकी 3 बुक है, बोर्ड के हिसाब से 2 ही बुक है। पार्टनरशिप कंपनी एक पार्ट है, और एक पार्ट भी अलग है। आपका जो बोर्ड का पेपर होगा वो 2 ही पार्ट में होगा, वो 3 पार्ट में नहीं होगा। बोर्ड का पेपर कितने पार्ट में होता है, 2 पार्ट में। पहला पार्ट ए इस पार्टनरशिप एंड कंपनी, इसका वेटेज है 60 मार्क्स का। इसका वेटेज है 60 मार्क्स का। मतलब पार्ट ए इज योर पार्टनरशिप एंड कंपनी, जिसका वेटेज है 60 मार्क्स का। एंड पार्ट बी
का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ, इसका वेटेज है 20 मार्क्स का। देयर आर टू पार्ट डिवाइडेड इन दिस, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए का टाइटल है पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट 60 मार्क्स, एंड पार्ट बी का टाइटल है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 मार्क्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, टोटल अकाउंट्स कितने नंबर का है बताओ? 100 नंबर का। 100 में डिवीजन क्या है? 80 और 20। 80 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम है 3 आवर्स का, 20 नंबर का प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में डिवीजन कैसा है? 12 4 4। 12 मार्क्स बिलोंग टू रिटर्न टेस्ट, 4 मार्क्स बिलोंग टू वाइवा, 4 मार्क्स फॉर फाइल। अब ये जो 80 मार्क्स है उसका ब्रेकअप कैसे है? 2 पार्ट है बोर्ड के हिसाब से। टीएस जरूर 3 पार्ट में, आप जो डीके गोयल बुक लेते हो 2 ही पार्ट में डिवाइडेड है ना। तो टीएस 3 बुक है, अलग अलग ऑथर ने अलग अलग पार्टीशन कर रखा है। बोर्ड के हिसाब से 2 ही डिवीजन है। पार्ट ए पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट 60 मार्क्स मिला करके, और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 मार्क्स का। ठीक है, अब यहां पर यह चीज समझना, जब मैं बात करता हूं पार्ट ए की, तो सबसे पहला पार्ट कौन सा हो गया? अपन ने 11th में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। 11th में अपन ने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना, मतलब इंडिविजुअल बिजनेस। 12th में स्टार्ट हो रहा है किससे? पार्टनरशिप से। 12th में स्टार्ट हो रहा है किससे? पार्टनरशिप से। तो अब आप लिखो पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का वेटेज है 40 मार्क्स। पार्टनरशिप का वेटेज है कितना बच्चों? 40 मार्क्स। पार्टनरशिप चैप्टर का वेटेज है कितना? 40 मार्क्स। और हम लोग स्टार्ट भी करेंगे पार्टनरशिप से। विल स्टार्ट विथ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप का क्या क्या कंटेंट है लिखो। फर्स्ट, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब ये चैप्टर नंबर 1 हो गया आपका, है ना, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सेम चैप्टर फाउंडेशन के अंदर भी है आपका, ठीक है ना, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। 12th का पूरा सिलेबस है फाउंडेशन के अंदर, है ना। पार्टनरशिप के अंदर 40 मार्क्स में टोटल देयर आर 7 चैप्टर्स, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सेकंड, नहीं थ्योरी नहीं है, सब प्रैक्टिकल है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सेकंड चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नाम लिखते हैं। पार्टनरशिप में 40 मार्क्स है। फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, सेकंड चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। थर्ड चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थर्ड चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शॉर्ट फॉर्म इसको बोलेंगे पीएसआर। शॉर्ट फॉर्म इज पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। फिर अगला चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ पार्टनर। देखो डेथ ऑफ पार्टनर। और इसमें लास्ट चैप्टर का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। प्लीज बातें नहीं इधर ध्यान दो। देखो अब ये जो चैप्टर्स हैं, दीज ऑल चैप्टर्स आर इन योर फर्स्ट बुक, दैट इज 40 मार्क्स का जो पार्ट ए है पार्टनरशिप के अंदर। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 7 है। कितने चैप्टर हैं? 7। पहले चैप्टर का नाम है फंडामेंटल, अगले चैप्टर का नाम है गुडविल वैल्यूएशन,
फिर नाम है चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। अगेन मैं फिर ये चीज रिपीट कर रहा हूं, पूरा का पूरा पार्टनरशिप इंटरकनेक्टेड है। मतलब पार्टनरशिप के अंदर ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, कोई बच्चे ने अगर मान लो फंडामेंटल छोड़ दिया तो आगे के आगे सातों चैप्टर निकल जाएंगे, क्योंकि फंडामेंटल में पूरा बेस बनता है। उससे गुडविल जरूर एक ऐसा चैप्टर है जो इजी चैप्टर है, हम लोग स्टार्ट गुडविल से करेंगे एक बार, फिर हम फंडामेंटल पे जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना एवरी चैप्टर आपस में इंटर, मतलब आपने जो फंडामेंटल में पढ़ा ना वो डिसोल्यूशन तक साथ में चलेगा। तो अगर आपका फंडामेंटल का बेस वीक है तो आपको फिर एंड तक दिक्कत आएगी इसके अंदर। आई बात समझ में? तो पार्टनरशिप का जो वेटेज है वो 40 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। अब लिखो सेकंड कंपनी, पर चैप्टर वेटेज नहीं है बोर्ड के हिसाब से, बट मैंने बना रखा एक बेसिक पिछले एवरेज के हिसाब से, मैं बता दूंगा आपको, है ना। कंपनी अकाउंट्स। अब बच्चों कंपनी अकाउंट्स का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का है। कंपनी अकाउंट्स का वेटेज है 20 मार्क्स का, जो आपकी बुक नंबर 2 होगी। टीएस के हिसाब से बुक नंबर 2 है ना ये, ठीक है। अब इसमें 3 चैप्टर्स हैं। पहला है इशू ऑफ शेयर कैपिटल, सो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल कर दो, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल कर दो इसको, अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। ये सबसे बड़ा चैप्टर है कंपनी के अंदर। इसमें अपन इक्विटी, प्रेफरेंस, वो सब चीजें पढ़ेंगे, है ना। कंपनी इक्विटी कैसे इशू करती है, आईपीओ कैसे लेकर आती है, कंपनीज की बैलेंस शीट कैसे बनती है, वो सब पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में। यहाँ प्रैक्टिकल है, हाँ इसका पूरा प्रैक्टिकल यहाँ है बिल्कुल, है ना। अब लिखो सेकंड, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर। यहाँ पे आप सब लोग डिबेंचर की अकाउंटिंग पढ़ोगे। आपने बिजनेस में पढ़ा होगा इक्विटी पे डिविडेंड देते हैं, डिबेंचर पे इंटरेस्ट देते हैं। अब यहाँ पर उसकी अकाउंटिंग सीखेंगे कि कंपनी इंटरेस्ट देती है तो अकाउंटिंग कैसे होती है, वो सीखेंगे हम लोग यहाँ। और एक और चीज पढ़ी होगी आपने, डिबेंचर को एक टाइम बाद रिडीम करना पड़ता है। इक्विटी रिडीम नहीं होते बट डिबेंचर क्या होते हैं, रिडीम। तो यहाँ पे एक और चैप्टर है आपका रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मोहित सर वाला नहीं पढ़ना चाहिए, तो 5-7 मिनट फ्री हो रहा हूँ मैं। हाँ इस रूम में मैम वैसे है। अगला लिखो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, बातें नहीं, अगला लिखो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब है ना बेटा सब लोग सुनना मेरी बात, यहां पर जो ओवरऑल वेटेज है वो आपका 20 मार्क्स का वेटेज है, और 20 मार्क्स में आपके कितने चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स हैं। सबसे बड़ा चैप्टर ये है शेयर कैपिटल, और इस चैप्टर से, शेयर कैपिटल से बोर्ड के अंदर 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, और फाउंडेशन में फिक्स क्वेश्चन है 15 नंबर का इस चैप्टर से। फिक्स है मतलब बाय डिफॉल्ट फिक्स है, जब से फाउंडेशन एग्जाम चालू है एवरी अटेम्प्ट में 15 नंबर क्वेश्चन आता है। गेटिंग माय पॉइंट? शेयर कैपिटल समझ आएगा, वापस पार्टनरशिप जैसा लिंकेज है पूरा। शेयर कैपिटल समझ आएगा तो डिबेंचर समझ आएगा, और इशू करना समझ आ गया तो रिडेम्पशन समझ में आ जाएगा। तो यहां जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का वेटेज है। आई बात समझ में? ठीक है। अब क्या होता है जब हम लोग थर्ड पार्ट पे जाते हैं, अब सब लोग आप एप्लीकेशन समझना, देखो कैसे एप्लीकेशन है अकाउंट्स के अंदर। आपने 11th में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, सब लोग साथ साथ में सुनते भी ना जो बता रहा हूं मैं। आपने 11th में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, आपने 12th में स्टार्ट ही कहां से किया, पार्टनरशिप से। अगला हमने क्या पढ़ा, कंपनी। अब आप मेरे को एक बात बताओ, कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस के अकाउंट्स देखना या कंपनी के अकाउंट्स, आज जैसे हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, कंपनी में हमने शेयर खरीदे। तो पब्लिक एट अ लार्ज पे जनरली वर्क करती है कंपनी। आपका बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ा है तो आपको एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनानी पड़ती है। अब अगला जो पार्ट है ना, जो आपकी अगली बुक है, उसका नाम ही क्या है आप देखना, उसका नाम क्या है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंस। देखो मैंने ऊपर लिखा था। अब आप बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती होगी, कंपनी की पार्टनरशिप की? कंपनी, क्योंकि वहीं पे लोगों का इन्वेस्टमेंट जाता है ज्यादा। भाई आज जैसे मान लो मैं कोई कंपनी के इक्विटी शेयर खरीद रहा हूँ, मैं कोई कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीद रहा हूँ, तो इक्विटी मेरे को देखना पड़ेगा कंपनी की पोजीशन क्या है। तो अपन ने एक बार क्या सीखा, कंपनी की जो ये वाला पार्ट है ना, इसमें अपन लोग क्या सीखेंगे, कंपनी की बैलेंस शीट्स बनाना। कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है, कंपनी शेयर इश्यू कैसे करती है। एक बार वो बैलेंस शीट बन गई, अगला पार्ट होता है उसका एनालिसिस करना, कि कंपनी की बैलेंस शीट में एक एक चीज को एनालाइज करो। कोई चीज बढ़ रही है तो बढ़ क्यों रही है, कम हो रही है तो कम क्यों हो रही है। मतलब एक शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एनालिसिस कैसे करना है कंपनी की बैलेंस शीट का, वो बुक नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे।
तो मतलब सर ये क्लियर है कि जब तक आपको बेसिक कंपनी समझ नहीं आएगी तब तक बुक नंबर 3 हम नहीं पढ़ पाएंगे। आई बात समझ में? तो लिखो बुक नंबर 3। मतलब बुक नंबर 3 में पार्टनरशिप का कोई लेना देना नहीं है। बुक नंबर 3 प्योर कंपनी से रिलेटेड है, ठीक है ना? तो लिखो बुक नंबर 3, मतलब पार्ट बी कर देना इसको। कंपनी में 3 ही है, हाँ। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ 3 चैप्टर है सिर्फ उसमें, हाँ 3 चैप्टर की बुक है वो, बट बड़े चैप्टर्स है ना, बड़े चैप्टर्स है तीनों, मतलब बुक पतली सी बुक है वो तो। सेकंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जब हम लोग बात करते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, इसमें टोटल देयर आर 5 चैप्टर्स। इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना? तो लिखो आप लोग, पहला बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। अगला है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये थ्योरी चैप्टर है प्योर, ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, ये 2 चैप्टर प्योर थ्योरी चैप्टर है। कंपनी की बैलेंस शीट, अब आप लोगों ने अगर थोड़ा बिजनेस में, मेरे को नहीं पता, कंपनी की बैलेंस शीट आपको पता है एक फॉर्मेट से बनती है, शेड्यूल 3 फॉलो होता है, वहां पे कंपनीज एक्ट लगता है, तो कंपनी की बैलेंस शीट हमेशा कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनेगी। वहां पर क्या होता है, एक शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट में गाइडेंस गिवन है कैसे बैलेंस शीट बनानी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे, कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी कैसे, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है वो सीखते हैं हम लोग। फिक्स फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस थ्योरी चैप्टर है, एक नॉर्मल छोटा थ्योरी चैप्टर है ये। फिर आता है, लिखो अगला, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, दिस इज योर चैप्टर नंबर 3। अगला चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, अगला चैप्टर रेशियो एनालिसिस। और लास्ट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीनों प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, ये तीनों प्रैक्टिकल चैप्टर्स है। अब देखो बेटा, ये जो पेपर पैटर्न है ना, अब सब लोग सुनना एक बार, ये जो पेपर पैटर्न है आपका, ये पिछले साल के हिसाब से, मतलब जो अभी बोर्ड एग्जाम होगा, अभी जो लेटेस्ट आपका सिलेबस है, मान लो इसमें कुछ एडिशन डिलीशन, एडिशन तो या कुछ डिलीशन अगर होता है तो वो अभी 2-1 महीने बाद सिलेबस आएगा बोर्ड की तरफ से, तो पता लग जाएगा। अभी जो लास्ट एग्जाम था जो अभी बोर्ड चल रहा है, इनका अकाउंट्स का एग्जाम 31 तारीख को होगा, उसमें बोर्ड ने एक तो ये वाला चैप्टर डिलीट कर दिया था, कंपैरेटिव कॉमन साइज डिलीट हो गया था इस बार, और ये वाला चैप्टर डिलीट हो गया था। ये 2 चैप्टर बोर्ड ने डिलीट कर दिए थे। सीए के अंदर ये वाला चैप्टर इंटर लेवल पे आता है, फाउंडेशन पे नहीं है ये वाला, ठीक है? और ये वाला चैप्टर भी फाउंडेशन पे नहीं है। सीए फाउंडेशन के अंदर ये दोनों चैप्टर नहीं है आपके, बट अगर नया सिलेबस आता है तो नए सिलेबस में क्या अपडेट होगा वो पता नहीं है अभी, है ना? अगला अपडेट यह है कि आपका फाउंडेशन के अंदर भी नया सिलेबस 99% लगेगा इसे, ठीक है ना? और लग जाए तो अच्छा है, क्योंकि उससे आपका अटेम्प्ट कम हो जाएगा, एक तो साल कम हो रहे हैं, उसके बाद एक तो नंबर ऑफ ईयर कम हो गए, सेकेंड बात ये नंबर ऑफ पेपर भी कम हो जाएंगे। सिर्फ फाउंडेशन पे 4 जो अभी चल रहे हैं वो 4 है, बट इंटर पे अभी एट प्रेजेंट 8 है, आगे नए वाले में 6 पेपर हो जाएंगे। और उसमें इनने एक और बेनिफिट दे दिया है कि अब अगर कोई बच्चा इंटर के बाद क्लियर नहीं कर पाता है तो इंस्टीट्यूट उसको एक अलग से सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट कि दैट इज नोन एज एटीसी सर्टिफिकेट, अकाउंटिंग टेक्नीशियन सर्टिफिकेट। कभी कोई बच्चा अटक जाता है मान लो इंटर में जाकर के, तो उसको एक अलग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो उस बेसिस पे वापस आगे अपने आप को कहीं भी जाकर के प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है ना? ये अभी तक नहीं, नया सिलेबस तो क्लियर है, बट अब ये आपके अटेम्प्ट से है या आप लोग है ना, फाउंडेशन नए नहीं जाओगे तो इंटर में तो नए में चले ही जाओगे आप, ठीक है ना? तो आगे वाले लेवल पे भी आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने आप को, ठीक है ना? ये स्कीम अप्रूव हो गई है, सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है वहां से फाइनेंस मिनिस्टर के साइन होने बाकी है, बाकी पूरा अप्रूव हो गया है स्कीम। नहीं, सीएससीए में सेम रहेगा, हाँ सीएससीए में सेम रहेगा। समझ में आया सब लोगों को?